Hello everyone. In this lecture, we will discuss about enthalpy of reaction. In the last lecture, we have discussed the enthalpy of formation. What is the enthalpy of formation? It is the increase in enthalpy when a compound is formed from its constituent elements in their natural form and in a standard state. तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी नेचुरल फॉर्म में होते हैं और वो एक कंपाउंड बनाते हैं एक स्टैंडर्ड स्टेट में, तो जो एंथैल्पी में इंक्रीज होता है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि मीथेन के बनने में जो एंथैल्पी इंक्रीज होती है वो होती है -74 किलो जूल। एक्चुअली में एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो अगर इंक्रीज बोलेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो एंथैल्पी इंक्रीज होती है मीथेन के बनने में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से -74 किलो जूल। तो ये -74 किलो जूल क्या हो जाती है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं जो अपने एलिमेंट्स की नेचुरल फॉर्म से बनते हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसे हम एक टेबल से देख सकते हैं। जो नेचर में जो नेचुरल फॉर्म में ही अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी सब्सटेंस से नहीं बनने, वो उसी फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। तो उनकी जो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो गैस फॉर्म में इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो 0 होगी। अगर इसको हम किसी और फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, सपोज अगर हम इसको मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी ये जो O बनेगा यहाँ पे, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग होगी। लेकिन इस O2 जो है ये तो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, तो और गैस फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 हो जाती है। बाकी जो कंपाउंड्स बनते हैं जैसे CH4 की -74 है, यानी कि वो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से और भी जो कंपाउंड्स हैं, जैसे जो क्लोरीन है वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो 0 हो जाती है। CO2 में प्रोड्यूस होने में 393। तो ये सब इस टेबल से हमें ये जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली मिल जाती हैं उन कंपाउंड्स की जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की नेचुरल फॉर्म से बन रहे हैं, वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स का क्या जो नेचुरल फॉर्म से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उस केस में जो इंक्रीज इन एंथैल्पी होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की नेचुरल फॉर्म से बन रहे हैं उसको तो बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, उस कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे CO2 है, मेथेन है, ये सब चीजें। लेकिन वो कंपाउंड्स जो जिनके रिएक्टेंट्स जो हैं वो नेचुरल फॉर्म में नहीं है और वो कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे अगर CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन से जब CO2 बनेगा तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो फिक्स्ड वैल्यू होगा। ठीक है, उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो फिक्स्ड वैल्यू होगा। लेकिन अगर CO2 C4H10 और ऑक्सीजन को मिला के बनेगा, तो फिर इसका एंथैल्पी ऑफ CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो वही रहेगा, लेकिन इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन होगा उसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड नहीं बनना है। ठीक है, तो इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे जो भी प्लस माइनस में जो भी टर्म आएगी, इंक्रीज इन एंथैल्पी में जो भी टर्म यहाँ पे आएगी, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम CO2 का देखेंगे तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होगा, वो अपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी तो 0 होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो फाइनल मिलेगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो इस पूरी रिएक्शन के लिए होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके और नाम भी हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर सिंपल हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एंथैल्पी और हीट को हम एक जैसा ही लेके चलते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो अगर जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हीट एडेड
or rejected at constant pressure is known as the enthalpy. तो वो एंथैल्पी के बराबर हो जाती है, इसीलिए हम इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं, और साथ में उसके स्टैंडर्ड टर्म भी ऐड कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच आर से, जैसे डेल्टा एच एफ से डिनोट कर देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली वो होता क्या था, इंक्रीज इन एंथैल्पी, तो इंक्रीज मतलब डेल्टा एच हो गया, और फॉर्मेशन है तो डेल्टा एच एफ आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीज इन एंथैल्पी इन ए रिएक्शन, तो रिएक्शन के लिए आर आ गया, और इंक्रीज इन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच आ गया, और कहीं पे नोट लगा देते हैं ये वाला साइन, कहीं पे नहीं भी लगाते हैं, तो डेल्टा एच आर से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी एडेड और रिमूव ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन एनर्जी कंटेंट व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी कंटेंट में क्या चेंज आ रहा है, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं है, वो भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं जो अपनी नेचुरल फॉर्म से बने होंगे, तो उस केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट ऐड होगी या कितनी हीट रिमूव होगी, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक रिएक्शन का, दैट इज 2C4H10 जो कि गैसियस फॉर्म में है, C4H10 जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, प्लस 13O2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो O2 अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये तो अपने नेचुरल फॉर्म में होगी ऑक्सीजन, कोई नेचुरल ऑक्सीजन जो है O2 ही में होती है और गैसियस फॉर्म में ही होती है, तो ये तो नेचुरल फॉर्म में होगी, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है ब्यूटेन C4H10। 8CO2 ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, ये एलिमेंट्स हैं। CO2 तो कंपाउंड है। ठीक है, इसलिए कंपाउंड है तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहा होगा, लेकिन जो एलिमेंट है और नेचुरल फॉर्म में है तो उसका जीरो है। देखो, इसको ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी नेचुरल फॉर्म का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। ठीक है, तो CO2 क्या है, कंपाउंड है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। H2O क्या है, कंपाउंड है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। C4H10 क्या है, कंपाउंड है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। O2 जो है वो अपने एक तो पहली बात तो ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, और दूसरी बात ये अपने नेचुरल फॉर्म में है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, जीरो। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा जीरो। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये एक हमने रिएक्शन ले, इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या मेथड है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्टेंट्स हैं C4H10 और 13O2, ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये पहले, ये वाला प्रोडक्ट बनने से पहले वो एलिमेंट में टूटे होंगे, और फिर उन एलिमेंट से ये प्रोडक्ट बने होंगे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या एज्यूम किया हमने कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं C4H10 और 13O2, ये रिएक्टेंट्स अपने पहले एलिमेंटल फॉर्म में गए होंगे, और फिर उसके बाद वो एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन होके ये कंपाउंड बना है। तो जैसे कि C4H10 है तो वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में पहले टूटे होंगे, और ऑक्सीजन तो नेचुरल फॉर्म में ही है, ये तो नहीं टूटा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने एलिमेंट फॉर्म में टूटे स्टेप 1 में, और वो एलिमेंट बाद में फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो।
ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेप हमने बीच में ऐड कर दिया। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? जब रिएक्टेंट्स एलिमेंटल फॉर्म में टूटे उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे। फिर जब एलिमेंट्स प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे, प्रोडक्ट्स का, वो रिएक्टेंट्स का होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट से एलिमेंट टूटने की इक्वेशन हमें पहले लिखनी पड़ेगी और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, टेबल से मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर एलिमेंट, क्योंकि रिएक्टेंट्स एलिमेंटल फॉर्म में जाएंगे या एलिमेंट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म से फिर प्रोडक्ट में बनेगा, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनने में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहा होगा दोनों को ऐड करने से। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स में जब टूटे होंगे तो क्या इक्वेशन बनी होगी। रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2, एक है ब्यूटेन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए तो 0 है, ऑक्सीजन तो पहले ही अपने नेचुरल फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन के लिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। अब आते हैं ब्यूटेन पे, यानी कि रिएक्टेंट्स जब एलिमेंट में टूटे होंगे तो एक यही सिर्फ रिएक्टेंट है जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में पहले गया होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप 1 पे ध्यान देते हैं, जब रिएक्टेंट्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये है हमारी कंबाइंड इक्वेशन। इसमें जो पहला रिएक्टेंट है उसका डीकंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन नहीं, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ C4H10। C4H10 जो ये कंपाउंड था, इसके 2 मोल थे, तो इसका डीकंपोजिशन जब करेंगे तो ये इक्वेशन बनती है 2C4H10। क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में जाना है, दोनों को अलग अलग कर देंगे और उसके कितने मोल बनेंगे वो देख लेंगे। तो कार्बन, इसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म सॉलिड ग्रेफाइट C, कितने इसके मोल बनेंगे? 4 दूनी 8, 8 मोल बनेंगे। हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म H2 गैस, हाइड्रोजन का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो क्या है? H2 गैस। कितने बनेंगे यहाँ पे? 10 इंटू 2 20, 2 यहाँ पे हैं तो 10, तो इसके 10 मोल बनेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो। आपको पता है कार्बन जो है उसका जो एलिमेंटल फॉर्म है वो सॉलिड कार्बन है, ग्रेफाइट है, और जो हाइड्रोजन है उसका एलिमेंटल फॉर्म H2 गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से हमें मिला कि इसके जो 2 मोल हैं वो जब डीकम्पोज होके कार्बन के 8 मोल और हाइड्रोजन के 10 मोल बना रहे हैं, तो फिर इसका, इस इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? देखो, अब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, इसको अगर पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि तो क्या होगा, 4 मोल ऑफ कार्बन, उसको हम उल्टा पढ़ते हैं, ये तो डीकम्पोजिशन है, और कंपोजिशन की इक्वेशन कैसी होगी? 4 मोल ऑफ कार्बन 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलके, सॉरी, 4 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलके 1 मोल ऑफ ब्यूटेन बनाते हैं, C4H10। तो इसका मतलब कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन मिलके, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ब्यूटेन बनाएंगे 1 मोल, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, उसका जो एलिमेंटल फॉर्म होगा वो फिक्स होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो जितना भी इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो पर मोल होती है, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो 1 मोल के लिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, और हमें साइन जो है उसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीकंपोजिशन हो रहा है। तो हमें उस टेबल पे जाना पड़ेगा जहां पे C4H10 का एंथैल्पी ऑफ, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि C4H10 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेबल पे जाना पड़ेगा। C4H10 का हम देखते हैं यहाँ पे, कार्बन का C4H10, C4H10 कहाँ पे है? इसमें C4H10
इसके कंपोजिशन में अगर देखेंगे तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आएगा ब्यूटेन का, C4H10 का, वो होगा 125 किलो जूल पर मोल। अब पहली बात तो ये कंपोजिशन नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, डिफॉर्मेशन है, तो उल्टा रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, एक मोल के लिए है 125, 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका जो एंथैल्पी डेल्टा H1 जो हमने अभी देखा था कि जब हम रिएक्टेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म में निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका जितना होगा उसको मोल से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डेल्टा H1, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन में हमने देखा था, ये पहले हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा H1 कैसे निकाला, समीशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ ऐड करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड था, दूसरा तो एलिमेंटल फॉर्म में ही है, उसका तो जीरो होगा, तो इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को ऐड करके आ गया डेल्टा H1। तो डेल्टा H1 कितना आ गया, 125 इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, माइनस 125 इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, यानी कि जब ये कंपोज होगा तो इसमें से हीट रिमूव होगी ना कि ऐड होगी। तो ये डेल्टा H जो फॉर्मेशन है वो -125 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ डीफॉर्मेशन है, कंपोजिशन नहीं है, डीकंपोजिशन है। तो इसी वजह से जब इसका डेल्टा H1 निकालेंगे तो माइनस और उसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 250 किलो जूल यहाँ पे हीट जो है वो इस जो इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में देखें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो कितनी हो जाएगी 250, जबकि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है 125। तो -125 है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन इस इक्वेशन में हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो 250 आया, तो इसका मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया और माइनस साइन चेंज हो गया, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -125 था और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 250 है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि पहली बात तो ये फॉर्मेशन नहीं है, डीकंपोजिशन है, तो माइनस की बजाय प्लस आ गया। दूसरी बात, ये पर मोल है, 125 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे 2 मोल का डीकंपोजिशन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ये डेल्टा H1 रिएक्टेंट्स जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में गए तो 250 किलो जूल प्लस का 250 किलो जूल, ये डेल्टा H1 की वैल्यू आ गई प्लस में। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो एलिमेंटल फॉर्म्स में टूटे हैं, यानी कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन तो पहले से था उसमें, कितना ऑक्सीजन था, कितना ऑक्सीजन था रिएक्शन में 13O2, तो 13O2 तो पहले से था हमारे पास, 8 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जो थे वो इसके डिकम्पोजिशन से आ गए। अब इससे बन क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल बन रहे हैं और वाटर वेपर, जी का मतलब गैस फॉर्म में है, उसके 10 मोल बन रहे हैं, तो वाटर वेपर है जो कि जिसके 10 मोल बन रहे हैं। तो इनकी इक्वेशन हम अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि जो एलिमेंटल फॉर्म में ये जो ब्यूटेन था वो एलिमेंटल फॉर्म में टूट गया कार्बन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन पहले से था, अब ये तीनों मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो इनकी इक्वेशन लिखते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 8 मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने हैं तो कैसे बनेंगे एलिमेंटल फॉर्म से, सॉलिड कार्बन चाहिए और गैसियस ऑक्सीजन चाहिए, C + O2 = CO2, 1 मोल बनता है, 1 मोल कार्बन के 1 मोल ऑक्सीजन लेके 1 मोल बनता है, हमें चाहिए 8, तो 8 मोल कार्बन के लेंगे, 8 मोल ऑक्सीजन के लेंगे, ठीक है, 8 मोल कार्बन के लेंगे, 8 मोल ऑक्सीजन के लेंगे और बन जाएगा 8 CO2। अब देखो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -393.5, -393.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल का इतना किलो जूल है, और इसके तो 8 मोल बने हैं, माइनस था तो माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी है और फॉर्मेशन ही हो रहा है, इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। लेकिन एक मोल का 393.5 है तो 8 मोल का मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा, तो ये आ गया -3148 किलो जूल, इतनी हीट, ये हो गया इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। अगर जो इक्वेशन है वो C + O2 = CO2 होती तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होता, ठीक है। अगर एक मोल ही बन रहा होता तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होता, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो पर मोल होता है, एक मोल का बनने में, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 393.5 है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका 8 टाइम्स होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में 8 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो CO2 वाली जो इक्वेशन है उसमें आ गया 3148 किलो जूल हीट,
माइनस है मतलब रिजेक्ट हो रही होगी, खैर उससे मतलब नहीं है, तो माइनस साइन आ गया, -3148 किलो। दूसरी इक्वेशन 10 मोल ऑफ H2O, 10 मोल बनाने हैं वाटर वेपर के, इसके लिए चाहिए 10H2 + 5O2 = 10H2O। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन से ब्रेक होके 8 कार्बन मिले थे, 8 कार्बन पूरे के पूरे इसी इक्वेशन में यूज हो गए, ठीक है। 10 हाइड्रोजन मिले थे और 13 ऑक्सीजन पहले से थे हमारे पास, तो इस पहली वाली इक्वेशन में उसमें से 8 ऑक्सीजन यूज हो गए, इसका मतलब 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन बचे, और 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन इस इक्वेशन में यूज हो गए। पूरे जितने भी एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे वो पूरे का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर वेपर की जो इक्वेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने की, दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, कंपाउंड बना रहे हैं वाटर वेपर, लिक्विड में नहीं वाटर वेपर में बन रहा है। तो वाटर वेपर जब बनता है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 241.8 -241.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। 1 मोल वाटर वेपर बनने में -241.8 किलो जूल एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। तो 10 मोल के बनने में कितनी होगी, 10 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो इसको 10 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2481 -2481 किलो जूल, ये हो जाएगी इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -3148, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -2418, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 250 केजी। तो रिएक्टेंट्स की भी मिल गई और प्रोडक्ट्स की भी मिल गई, ठीक है, रिएक्टेंट्स की भी मिल गई और प्रोडक्ट्स की भी मिल गई। तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे हम, रिएक्टेंट्स की भी जब मिल चुकी है हमें और प्रोडक्ट्स की भी मिल चुकी है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। देखो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, इसका डीकंपोजिशन किया था, रिएक्टेंट्स टू एलिमेंटल फॉर्म में गए थे। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना था, 250 किलो जूल, ये प्लस का था, दिस इज डेल्टा H1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा H2 आएगा, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तीनों को ऐड कर देते हैं। स्टेप 2 में दो रिएक्शन, एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड बन गए, एलिमेंटल फॉर्म से प्रोडक्ट बन गए, एलिमेंटल फॉर्म से ये जो प्रोडक्ट बन गए, देखो ठीक है। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, तो जो यहाँ पे हमें एलिमेंटल फॉर्म में इसमें मिले थे 8 और 5, 13O2, 8C और 10H2, ये सब मिला के ये से एलिमेंटल फॉर्म में इनसे बन गया था ये कंपाउंड। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन +250, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -3148, इसका -2481, तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो इस पूरी इक्वेशन, ये वाली जो पूरी इक्वेशन थी, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें मिल गया, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें मिल गया, दैट इज -5316 किलो जूल। यानी कि इस पूरी ये वाली जो पूरी रिएक्शन होगी, इसमें माइनस का मतलब क्या है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो यानी कि जब ये वाली रिएक्शन होगी, ये जो ब्यूटेन है जब ऑक्सीजन के साथ, बेसिकली ये कंबस्शन इक्वेशन ही है, C4H10 की कंबस्शन इक्वेशन है, तो इसकी जब कंबस्शन इक्वेशन होगी तो 5316 किलो जूल हीट इससे रिलीज होगी। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये किस तरह की इक्वेशन होगी, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें ऐड होगी वो एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना मिल गया, -5316 किलो जूल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ C4H10, ये वाली जो इक्वेशन है इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का, एक डायरेक्ट मेथड है फॉर्मूला बेस्ड। तो ये फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी आपको कोई भी रिएक्शन मिलेगी उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या है, समीशन ऑफ एनपी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा HF, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये किसके लिए है, प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें से माइनस करेंगे समीशन ऑफ एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट की है। तो पहले तो प्रोडक्ट जितने भी हैं उसका निकाल लेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके, और फिर रिएक्टेंट का निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमने यही किया है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस, इस फॉर्मूले से भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो सपोज इसी इक्वेशन को दोबारा से हम टैली कर लेते हैं, तो इसी इक्वेशन का हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अब निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले क्या है, समीशन ऑफ एनपी डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं।
प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? -393.5। इसका एनपी यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब समीशन का साइन लगा हुआ है पहले, तो दूसरा भी देखते हैं और उसको ऐड कर देंगे। प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -241.8। इसका हो गया -241.8। इसके एनपी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें मिली, दिस वैल्यू इज, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, समीशन ऑफ एनपी डेल्टा एचएफ ऑफ प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब आते हैं रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट्स को भी ऐसे समीशन कर लेंगे। रिएक्टेंट्स में है C4H10 ब्यूटेन गैसियस फॉर्म में। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -125। नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस दूसरा जो इसका रिएक्टेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन। नेचुरल फॉर्म में है तो इसका हो गया 0, यानी कि प्रोडक्ट में बस, सॉरी, रिएक्टेंट्स में बस इतना ही रहेगा, 2 × -125। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, -5316 किलो, -5316 किलो। ठीक है, तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इस फॉर्मूले से, या फिर ये जो फॉर्मूला था स्टेप 1 स्टेप 2, उसको एलिमेंटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके और फिर एलिमेंट से वापस प्रोडक्ट बना के, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी हीट ऐड होती है, जितनी हीट रिमूव होती है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन।